Good morning students. This is the last video of this chapter, that is the fundamental duties. जैसे हमें fundamental rights दिए गए थे तो वैसे ही कुछ हमारी fundamental duties भी बनती हैं, यानी हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी बनते हैं। ये एक नागरिक की ड्यूटीज़ हैं, उसके कर्तव्य हैं जिनको हमारे संविधान में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है ऐड किया गया, जो कि 1976 में किया गया था। बट ये जो आपके ड्यूटीज़ हैं, दीज आर नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ। तो उनमें से जो ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि आपकी सबसे पहली ड्यूटी जो है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो है, वो है सबसे पहले टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी कि हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, उसमें जो आदर्श दिए गए हैं, हमारे नेशनल फ्लैग और हमारे नेशनल एंथम का हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। सेकंड हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। यानी हमारी स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श जो थे, उनको हमें हमेशा अपने हृदय में बसाए रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। थर्ड वन इज़ द टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि हम भारत के नागरिकों को अपने भारत की संप्रभुता, ताकि कोई और व्यक्ति हम पर रूल ना करे, कोई और हम पर कब्जा करने की कोशिश ना करे, कोई हमें अपना गुलाम ना बना पाए, तो हमें भारत की संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी एकता और उसकी अखंडता की हमेशा रक्षा करनी चाहिए और उसे हमेशा टूटने से, उसको खंडित होने से हमें हमेशा बचाना चाहिए। नेक्स्ट वन है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। हमें हमेशा अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और जब भी हमारे देश को हमारी सेवाओं की ज़रूरत हो तो हमें अनुकूल और पर्याप्त मात्रा में अपनी सेवाएं अपनी कंट्री को देनी चाहिए, अपने राष्ट्र को समर्पित करनी चाहिए। नेक्स्ट वन है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल इंडियंस। तो मतलब कि हमें अपने भारत के सभी लोगों में हार्मनी यानी समरसता को बनाए रखना है, एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड यानी कि जो हमारे अंदर एक समान भाईचारे की जो भावना है उसका निर्माण करना है। नेक्स्ट वन आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। यानी कि हमको अपनी जो कंपोजिट हमारी जो कल्चर है, यानी हमारी जो संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व हमको समझना चाहिए और उसको हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए। लास्ट वन है हमारा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी कि हमको अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है और उसको हमेशा प्रोटेक्ट करना है और उसको हमेशा इम्प्रूव करना है, यानी कि अच्छा बनाए रखना है। इसके अलावा जो ये तो हमारे 7 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसके अलावा हमारी 8th वन है कि हमारा जो आउटलुक है वो साइंटिफिक होना चाहिए। हमारे अंदर जो है नॉलेज की भूख होनी चाहिए, यानी ज्ञान को अर्जित करने की भावना का विकास होना चाहिए। हमको जो है, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, यानी उसको हार्म नहीं करना चाहिए। और 10वां हमारा जो मौलिक कर्तव्य है उसमें हमको क्या है, इंडिविजुअल या कोई भी सामूहिक गतिविधि है तो उसके अंदर हमको जो है उसको मतलब हर क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का के लिए हमें पॉजिटिव प्रयास जो है वो करने चाहिए। और 11th जो है हमारा, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है इवन, और वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी बनता है कि जो भी पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं वो 6 से 14 साल के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें, जो कि हमारे 86th अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। चलिए तो अब नो ए लिटिल मोर में देखते हैं। तो नो ए लिटिल मोर में आपको बताया गया है डू यू नो अबाउट द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। तो क्या आप फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, जिसको हम हिंदी में भारतीय ध्वज संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो भारतीय ध्वज संहिता जो है ये, या फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या है, ये कानून है। इसमें तिरंगे को फहराने के कुछ स्पेसिफिक जो है नियम दिए गए हैं, और अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब कि आपको अपनी कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। और ये कोड जो है 2002 में अमेंडमेंट कर दिया गया था, मतलब इसमें भी कुछ संशोधन कर दिया गया था। तो अब ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में कुछ थोड़े मोटे मोटे से मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ कि तिरंगा जो है वो हमेशा कॉटन का हो, सिल्क का हो या खादी का होना चाहिए, और ये प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए।
और तिरंगे को जब भी कोई व्यक्ति इन्फॉल करता है, फहराता है, तो जब उसका फेस ऑडियंस की तरफ होता है तो हमेशा वो उसके राइट हैंड में होना चाहिए। और जो हमारी पार्लियामेंट है यानी हमारा संसद भवन है, उस पर एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं। इसका शेप जो है वो हमेशा रेक्टेंगुलर होता है, यानी इसका डायमेंशन जो है 3:2 यानी कि लेंथ और हाइट जो है इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो अगर हम अशोक चक्र की बात करें तो उसके अंदर जो स्पॉक्स हैं उनका कोई मेजरमेंट नहीं है, बट उसके अंदर जो स्पॉक के अंदर जो उसकी जो तिल्लियां हैं वो 24 ही होनी चाहिए। आप अपने नेशनल फ्लैग पर कुछ भी लिख नहीं सकते हैं या कुछ भी उस पर आप बना नहीं सकते हैं। किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन पर इसे नहीं लगाया जा सकता है। और इसके अलावा हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो हमें कभी भी ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। और नेशनल फ्लैग की कोई भी व्यक्ति यूनिफॉर्म नहीं बनवा सकता, और ना ही किसी डेकोरेशन वर्क के लिए हम अपने नेशनल फ्लैग को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत ये भी आता है कि कोई भी दूसरा झंडा जो है वो नेशनल फ्लैग से ऊंचा या ऊपर नहीं हो सकता, और ना ही हम उसके बराबर रख सकते हैं। इसके अलावा इसको रात में नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन 2002 के अमेंडमेंट के बाद इसमें कुछ संशोधन कर दिए गए हैं, तो जिसके तहत अब जो है इसको रात को किसी विशेष परिस्थिति में इसे रात को भी फहराया जा सकता है। अगर इसके लिए मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन की बात करूं कि जिसको लाइसेंस मिला है जो इस फ्लैग को बना सकता है, तो ऑफिशियली बेंगलोर से 420 किलोमीटर की दूरी पर हुबली प्लेस है, तो वहाँ पर उस इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस मिला है जो आपके नेशनल फ्लैग को बना सकता है और इसकी सप्लाई करता है। देश के लिए जान देने वाले जो शहीद हैं और जो महान शख्सियत हैं उनको तिरंगे में लपेटा जाता है, और इस दौरान भी केसरिया कलर जो होता है वो हमेशा सिर की तरफ होता है, और हरी पट्टी जो होती है वो पैरों की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि सेफ्रॉन कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ और करेज को, और ग्रीन कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है फर्टैलिटी और ग्रोथ को, और वाइट कलर जो है वो पीस एंड ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है। और जब इन शहीदों और शख्सियतों को जब जला दिया जाता है तो जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है इसे भी बहुत सीक्रेटली और विद ड्यू रिस्पेक्ट इसे भी या तो जला दिया जाता है या कुछ वजन बांध करके इसको वाटर पे जल समाधि दे दी जाती है। कभी भी हमें कटे फटे तिरंगे या रंग उड़ा हुआ फेडेड कलर का तिरंगा जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। और सेम चीज़ें, यानी अगर कोई कटा फटा तिरंगा है या फेडेड तिरंगा है तो उसके साथ भी यही प्रोसीजर जो है वो अप्लाई किया जाता है कि सीक्रेटली विद ड्यू रिस्पेक्ट उसको या तो जला दिया जाता है या उसको जल समाधि दे दी जाती है। हमें नेशनल फ्लैग ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ से वो साफ साफ नज़र आए, और जब इसे उतारा जाता है तो उस दौरान भी जो है इसको बहुत आदर के साथ उतारना चाहिए। फहराते समय या उतारते समय हमेशा दोनों टाइम पर बिगुल बजाया जाना चाहिए। और हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका होता है। इसके अलावा जो हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है उसके तहत जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, सरकारी भवन हैं, वहाँ पर झंडा रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाता है। विशेष अवसर पर मैंने आपको बताया था कि 2002 के अमेंडमेंट के बाद इसे रात को भी फहराया जा सकता है विशेष अवसर पर, लेकिन 15 अगस्त को इसे सूर्योदय के पश्चात ही फहराया जाता है और सूर्यास्त से पहले इसे उतारना अनिवार्य होता है। और जो 26 जनवरी 2002 के बाद जो फ्लैग कोड में जो अमेंडमेंट किया गया था, चेंजेस किया गया था, तो उसके थ्रू क्या था कि पहले जो है अगर देखा जाए तो ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ल्यूटिनेंट्स होते थे, गवर्नर्स होते थे, हेड ऑफ इंडियन मिशन होते थे, या प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते थे उनकी मोटर कार्स पर ही ये डिस्प्ले होता था। लेकिन अब से जो है 2002 के फ्लैग कोड के बाद जो इंडियंस जो हैं वो कहीं भी किसी भी समय गर्व के साथ विद द फीलिंग ऑफ प्राइड के साथ वो उनको झंडा फहराने की आज़ादी दे दी गई। और अगर कोई भी व्यक्ति इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है या डिसफिगर करता है या पब्लिकली बर्न करता है या इसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है, इसके बारे में कुछ भी गलत बोलता है या लिखता है, तो उसको पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है। उसको 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है और उस पर फाइन भी हो सकता है या दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं।
और हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं, यानी कि जो हमारी पब्लिक स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक ऑफिसेज, स्पोर्ट्स कैंपस हैं, स्काउट कैंपस जो हैं, तो वहाँ पर भी इस